वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश द माइक्रोमैन में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वैसे मेरा नाम आदेश कुमार महाराज है और मैंने जो बीएस माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से हासिल की है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। स्पेशली हम यहाँ पर इम्यूनिटी पढ़ेंगे और दोनों डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी और इम्यूनिटी दोनों अलग टर्म है। एक ब्रॉड सेंस में हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एक अलग चीज़ है और इम्यूनिटी एक अलग चीज़ है। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनिटी आती है जो आप पढ़ेंगे आगे। ये पार्ट 1 लेक्चर है और आगे चलते जाएंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये बीएसएन के लिए, क्योंकि ये जो ना हैक के अकॉर्डिंग जो करिकुलम दिया गया है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, यूनिट्स दिए गए हैं बीएसएन वालों को, बैचलर ऑफ नर्सिंग वालों को, उसका ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। सो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, इम्यूनिटी को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन ऐसे भी हम इम्यूनिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है, एक बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी है। मतलब इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की एबिलिटी है, जिससे क्या वो बॉडी क्या करती है, किसी भी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट है या उसके जो टॉक्सिन्स है उसे डिटेक्ट करती है, उसे न्यूट्रलाइज करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है और बॉडी से एलिमिनेट बाहर फेंकती है। ठीक है ना, बाहर जो है ना उसे रिलीज आउट करती है। इस प्रोसेस को या इस एबिलिटी को जो किसी भी बॉडी के पास होगी कि वो डिजीज़ काजिंग जो भी एजेंट्स होंगे या टॉक्सिन्स होंगे से पहले तो वो डिटेक्ट करेगी, पहचानेंगी, फिर उसे न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय या एलिमिनेट करेगी। तो इस एबिलिटी को, बॉडी की इस एबिलिटी को हम कहेंगे इम्यूनिटी। ठीक है ना, इम्यूनिटी आप क्लियर हो गई। एक्चुअली बॉडी की क्या है, ये एबिलिटी है जिससे वो किसी भी डिजीज़ काजिंग एजेंट या और उसके टॉक्सिन्स को क्या करती है, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट करती है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये एबिलिटी है अगर इम्यूनिटी को हम डिफाइन करें। ठीक है, तो अदर इम्यूनिटी किसने दी थी, किसने क्वाइन की थी ये टर्म, जो इम्यूनिटी का किसने क्वाइन किया था, बर्नेट ने। और इम्यूनिटी जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से निकला है इम्यूनस ना। इसकी मीनिंग है फ्री ऑफ बर्डन, मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी बर्डन से फ्री होना। इसके बाद इम्यूनोलॉजी, ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की या ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम जो फॉरेन सब्सटेंस बाहर से आते हैं उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी क्या करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है और क्या रोल होता है बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शन के, उस इन्फेक्शन के खिलाफ कैसे हमारी बॉडी उसे शिकस्त देती है, उसे हराती है या उसे लड़ती है। तो ये सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें वो बॉडी खुद की है, जो बाहर से चीज़ें आएगी उसे हम कहेंगे फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंस को पहले तो बॉडी के पास एक एबिलिटी होगी कि फॉरेन सब्सटेंस को क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी, आइडेंटिफाइड करेगी, डिटेक्ट करेगी, उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय और बॉडी से बाहर एलिमिनेट करेगी। तो वो इम्यूनिटी होगी। और बायोलॉजी में हम ये जो बॉडी की एबिलिटी, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं एक्चुअली, उसकी स्टडी है, उसके रिस्पॉन्सेस की स्टडी अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस। और जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या जो ना दिखा रही है फाइटिंग। सो ये सारी चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। और जिसने फर्स्ट वैक्सीन दी थी, ये भी हिस्ट्री आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ी होगी एडवर्ड जेनर की हिस्ट्री, तो इसने फर्स्ट वैक्सीन भी डिस्कवर की थी। ठीक है, तो इस वजह से इम्यूनोलॉजी का जो फादर है या पॉइनर है उसे हम एडवर्ड जेनर को हम कहते हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये इम्यून सिस्टम एक्चुअली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब यही है कि बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस से प्रिवेंट करना। एक्चुअली मेन काम इम्यून सिस्टम का क्या है कि वो किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है या लिमिट करता है, होने नहीं देता या उसे कम रखता है। जैसे को फेंजाई, पैरासाइट, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स वगैरह, अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन काज कर रहा है तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहेंगे। वो क्या करेगा, बॉडी को इस इन्फेक्शन के, इस डिजीज़ के अगेंस्ट में हमें बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, लिमिट करेगा उस इन्फेक्शन को। दिस इज़ द एबिलिटी, दिस इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म सेम है ये इम्यून सिस्टम कि डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली सिस्टम है इम्यून सिस्टम। ये अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, वो किस में इवॉल्व हुआ है, वर्टिब्रेट्स में। हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में एक सिस्टम इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टाइम, एवोल्यूशन के दौरान एक सिस्टम वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुआ है जो क्या करता है, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर उसे हमला करने आ रहा है तो उससे बच जाता है। ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स क्या जाता है, बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर, वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम, जो उसे किसी भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की इन्वेडिंग से बचाता है। क्लियर। उसके बाद एक और टर्म है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी
आपको क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी उसके बाद आगे चीज़ें जो भी होगी वो आपको आसानी लगेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम छोटे बच्चे थे, आपको एबीसी पढ़ाई जाती थी, तो ये समझें एक ट्रम है, उसके बाद वर्डिंग और सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, तो टर्मिनोलॉजी लाजमी है। उसके बाद जो टर्म है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी, दोनों ही टर्म एक ही है कि बॉडी की एबिलिटी क्या करती है। एक बॉडी रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी क्या है? एक बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी के अंदर एक कुव्वत है, ताकत है कि वो हमें बीमार नहीं होने दे रही है और हमें किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट वो फाइट करती है। तो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और जिस पे बॉडी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन दिस बॉडी इज ससेप्टेबिलिटी, उसे हम कहेंगे वो बॉडी उसके पास जो है ना वो ससेप्टेबल बॉडी है, मतलब कि उसके पास लैक ऑफ रेजिस्टेंट है, इम्यूनिटी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो बॉडी द बॉडी इज़ वीक अगेंस्ट जर्म्स, मोर लाइकली टू गेट सिक। अगर बॉडी वीक होगी, ससेप्टेबल होगी, तो वो उसे क्या मोर लाइकली उसे सिक हो सकती है, वो बीमार हो सकता है, और बिकॉज के उसकी बॉडी अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही है। तो किसी भी बॉडी के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी ना हो, वो एबिलिटी ना हो, तो उस बॉडी को हम टर्म देते हैं ससेप्टेबल, या उस एबिलिटी को हम उस प्रोसेस को हम देते हैं ससेप्टेबिलिटी। चलें, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे आप अभी तक, जब आपने जो ना टर्मिनोलॉजी पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। एक है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, दूसरा स्पेसिफिक डिफेंस। पहले हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को पढ़ते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या है? देखिए, आप सपोज करें, आप अपनी बॉडी को देख लें, अपनी बॉडी है ना, तो उसमें आप देखें कि आपकी बॉडी में क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम कहेंगे इम्यून सिस्टम। तो वो क्या कर रही है? वो कर रही है कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होने दे रही है, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स अगर आपको इन्वेड कर रहा है उसे बचा रही है। तो एक आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहेंगे। उसकी दो टाइप है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है आगे जाके आपके क्लियर होगा कि नॉन स्पेसिफिक क्या है। एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक क्या है कि ये जनरलाइज रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है। इसका मतलब है कि एक डिफेंस है लेकिन जनरलाइज है, मतलब सबके लिए है। कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक डिफेंस पर आए हैं कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर पैथोजन आएगा तो स्पेसिफिक डिफेंस में उस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा या बॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगी। पर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस आपके बॉडी में होता है जो सारे जितने भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, जितने भी पैथोजेंस हैं उसके अगेंस्ट में ये जो ना रिस्पॉन्स देता है, जितने भी पैथोजन है के। मतलब कि आप समझें कि अगर कोई भी XYZ जो ना जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आपकी बॉडी में इन होते हैं, सपोज करें इन होते हैं, तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस उसे क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा या उसे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का काम होता है। स्पेसिफिक डिफेंस का काम ये है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस्म का जो बैक्टीरिया है पैथोजन है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देगा। ये सारों के अगेंस्ट जनरलाइज है, सारों के अगेंस्ट जनरल है, सारों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा, और ये देगा किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में क्या होता है कि बॉडी फाइट करती है विद पैथोजेंस बाय अदर मीन, नॉट बाय एंटीबॉडीज़। इस नॉन स्पेसिफिक केस में एंटीबॉडीज़ की जो है प्रोडक्शन नहीं होती है। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, ये सारा कुछ अब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी है ना डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सिस्टम आप पढ़ें, इम्यून सिस्टम पढ़ें। इम्यून सिस्टम में क्या होगा? इम्यून सिस्टम में आपको पता है सिस्टम तक आप आ गए हैं, तो सिस्टम के नीचे होता है ऑर्गन्स, ऑर्गन के नीचे होता है टिश्यू के नीचे होता है सेल के अंदर कुछ प्रोटीन, कुछ चीज़ें होंगी जो ये सारा कुछ परफॉर्म कर रही है। तो एंटीबॉडीज एक बॉडी में एक प्रोटीन्स होते हैं जो ये फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसे अमीनो प्रोटीन्स इसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि वो आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। यही है ना, सिस्टम पढ़ रहे हैं कि उसमें ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे जो स्पेसिफिक काम करेंगे इम्यून सिस्टम के लिए। कुछ सेल होंगे, जैसे आपने WBC पढ़ा है, आपने ये तो पढ़ा है कि आपकी बॉडी में पेशेंट अगर वीक हो जाता है उसकी WBCs कम हो जाते हैं। तो इट मीन कि WBCs आपने इंटर या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि WBCs आपके जो है ना बॉडी में इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, या WBCs आपको बीमार नहीं होने देते। तो जो WBCs हैं वो आपकी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म के काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे आप सारा कुछ पढ़ोगे आगे जाके। तो एंटीबॉडीज़ एक्चुअली जो ना प्रोटीन्स है जो
पर्टिकुलर सेल जो जो बी लिम्फोसाइट है वो उसका जो एक टाइप है वो प्रोड्यूस करता है और कैसे काम करता है वो आगे जाके आप क्लियर होगा। लेकिन जस्ट ये लाइन याद करें कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में जो बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है अदर मीन नॉट बाय द एंटीबॉडीज़। यहाँ पर स्पेसिफिक डिफेंस में क्या होता है कि हेल्प ली जाएगी किसकी, एंटीबॉडीज़ की, टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। क्लियर है? चलें आगे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी। नॉन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक हम उसे दूसरे वर्ड में नेटिव या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहेंगे, सही है। और स्पेसिफिक डिफेंस को नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपका टॉपिक है, अभी जो आपका जो यूनिट है वो डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हमने ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। दैट्स वाई के हम पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को हम नेचुरल इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, और स्पेसिफिक डिफेंस को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे, सही है। और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हमारी जो ना बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिफेंस है ड्यूरिंग लाइफ टाइम इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर करता है अपनी लाइफ टाइम के दौरान, वो जो बॉडी है वो एक्वायर करती है, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एक्वायर करेगी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। तो लाइन ऑफ डिफेंस, तो टोटल लाइन ऑफ डिफेंस 3 है एक्चुअली, यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि तीसरा जो है ना वो स्पेसिफिक डिफेंस है। तो लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपको मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने स्लाइड भी आपके लिए इतनी बनाई है कि आप जस्ट नाम याद करके भी ये याद कर सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हमने पढ़ लिया, पॉइंट देख लिया कि क्या है। ये नॉन डिफेंस मैकेनिज्म को हम नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहेंगे। ये बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है अदर देन द मीन ऑफ अदर मीन बट नॉट बाय एंटीबॉडीज़, और जनरलाइज रिस्पॉन्स देती है हर किस्म के बैक्टीरिया की, हर किस्म के माइक्रोनिज्म के अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स देती है, फाइट करती है। और ये हमारी बॉडी के बर्थ से ही, मतलब बर्थ टाइम के से ही हमारी बॉडी में ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट होता है। क्योंकि एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि कौन से बर्थ के टाइम से ही हमारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें लाइन ऑफ डिफेंस है, लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस आप पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिक डिफेंस में, ओके। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको एक्सटर्नल डिफेंस देता है, मतलब कि बाहर से जो डिफेंस मैकेनिज्म आपका है बॉडी में बाहर आपका क्या है, आप अगर बॉडी का आप देखें तो बाहर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ आपको स्किन ही नज़र आएगी। तो स्किन जो है अल्लाह ताला ने आपको दी है, वो आपको एक्सटर्नल डिफेंस देती है, ठीक है, कि ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर होगा, अगर ब्लड में जाएगा, ब्लड में इंटर होगा, तो पहले उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होगा। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस एक्चुअली आपको एक्सटर्नल डिफेंस देती है, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एग्जाम्पल है। और ये क्या करती हैं, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं या एक्सटर्नल डिफेंस आपको देती हैं। मतलब पैथोजन आपकी बॉडी में इन होगा, लेकिन उसे स्किन से पास होना पड़ेगा। तो स्किन से पास होना, म्यूकस मेम्ब्रेन से पास होना, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो आपको एक्सटर्नल डिफेंस देती हैं और जो किसी भी माइक्रोनिज्म को ब्लड के अंदर नहीं जाने देते हैं, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है। इसमें 2 बैरियर्स आते हैं, ठीक है। डिफेंस है, बैरियर पर जो ना पैदा करते हैं माइक्रोनिज्म के रास्ते में, तो इस वजह से 2 वेरिएंट्स आप पढ़ेंगे इसमें, एक फिजिकल बैरियर है और केमिकल बैरियर है, ठीक है। फिजिकल बैरियर में एक्चुअली फिजिकली आपकी जो ना इंटैक्ट स्किन है। इंटैक्ट स्किन का मतलब है कि स्किन आपकी कटी हुई ना हो, सही साबित जो स्किन होती है, मतलब कि ज़ख्म वाली या जो भी इंजरी वाली कोई भी स्किन आपकी ना हो, साफ़ सुथरी जो प्लेन स्किन होती है, जिससे कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में ना जाए, ठीक है ना, कटी हुई ना हो। इंटैक्ट स्किन का मतलब है कटी हुई ना हो, और म्यूकस मेम्ब्रेन में है, ठीक है। ये भी आप पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। और केमिकल बैरियर्स में क्या होते हैं, जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन या कुछ ग्लैंड्स आपकी बॉडी में जो बाहर की तरफ हैं, जिस स्किन के साथ, या वो कुछ सीक्रेशंस रिलीज़ करते हैं, केमिकली सीक्रेशन रिलीज़ करते हैं, तो वो भी एज ए केमिकल बैरियर तो काम आते हैं, ठीक है ना। वो भी केमिकली बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रोनिज्म को प्रिवेंट करता है टू द एंट्री इनटू द ब्लड, इनटू द बॉडी, ठीक है। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपने पीछे आपने डिफेंस मैकेनिज्म देखा, 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, ठीक है। और लाइन ऑफ डिफेंस, 2 लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट और सेकंड। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो भी आप नॉन डिफेंस और नॉन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ये ब्रॉड सेंस में, अगर कुछ बुक्स में नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में, मेजॉरिटी जितनी भी इम्यूनोलॉजी की बुक हैं उसमें इम्यूनिटी की जो ना ब्रॉड सेंस में, यहाँ पर जैसे मैंने अभी जो डिवीज़न पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाते हैं, ठीक है, कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है, कि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म हमने 2 कैटेगरी में या 2 डिवीज़न में डिवाइड किया है, ये 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है
है इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, जो मैंने पहले पढ़ाई आपको, जो एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस देती है आपको, और दूसरी है एक्वायर्ड अडेप्टेड इम्यूनिटी, ठीक है, जो बॉडी लाइफ टाइम के दौरान क्या करती है, उसे एक्वायर करती है, अडाप्ट करती है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे नेट या नेचुरल इम्यूनिटी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं नेट या नेचुरल इम्यूनिटी, जो दो काम परफॉर्म कर रही है, जो आपके बर्थ टाइम से प्रेजेंट है, जो जनरल रिस्पॉन्स देती है, जो फाइट करती है अदर मीन। आपने देखा कि नेट इम्यूनिटी में लाइन ऑफ डिफेंस है, तो कि उसमें एंटीबॉडीज़ का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से वो आपको डिफेंस देगी, बट नॉट बाय मीन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। और बहुत सारे इनेट इम्यूनिटी आपने जितने भी पॉइंट आपने पीछे पढ़े, तो इसका काम क्या है इनेट इम्यूनिटी का होस्ट में, कि वो दो इंपॉर्टेंट काम करती है। एक तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पर हमला करेंगे, उसे मारेंगे। और दूसरा कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, दूसरी टाइप है जो इम्यूनिटी की, उससे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। और इनेट इम्यूनिटी के पास कोई भी अपनी मेमोरी नहीं होती, ठीक है, ये मेमोरी नहीं रखेगा कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म एक बार आया था मैंने उसे ख़त्म किया, फिर वही माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर दूसरी बार आया तो मैं क्या करूँगा, और ये क्या वही माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो पिछली दफ़ा आया था। तो उसके पास इनेट इम्यूनिटी के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो मेमोरी नहीं रखता है कि कौन आया कौन गया, किसको मैंने मारा, ठीक है। और ये भी है कि ये इम्प्रूव नहीं होता आफ्टर री एक्सपोजर में। एक ही किस्म का अगर बैक्टीरिया आया, उसे इनेट इम्यूनिटी ने किल किया, तो दूसरी दफ़ा अगर आएगा तो वो उसके अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्स है वो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। री एक्सपोजर के साथ वो सेम ही रहता है। इसका मतलब आगे जाके आप पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर कोई भी स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एक बार आया तो उसकी जो है ना मेमोरी बन जाती है, मेमोरी सेल्स बनते हैं एक्चुअली, और वो मेमोरी सेल अगर वही सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म दोबारा आ रहा है तो वो मेमोरी सेल एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से उसे रिस्पॉन्स देते हैं कि इंप्रूव रिस्पॉन्स आ जाता है, जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इनेट इम्यूनिटी को हमने 4 डिफरेंट डिफेंसिव बैरियर में हमने डिवाइड किया है। एक एनाटॉमिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस। ये 4 किस्म के डिफेंसिव बैरियर्स हैं, ठीक है ना। इससे नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। पहले है एनाटॉमिकल बैरियर्स, जो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ाई थी वही है एनाटॉमिकल बैरियर्स। मतलब जो पहले आप नॉन स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, नॉन स्पेसिफिक में लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम होता है कि बॉडी पैथोजन को बॉडी के अंदर इन होने से बचाता है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली एक्सटर्नल डिफेंस है, सॉरी इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल डिफेंस है, जो बॉडी को बचाता है किसी भी बाहर से आए हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म से, कोई भी बाहर माइक्रोऑर्गेनिज्म ना आए बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिफेंस देता है। तो वो एनाटॉमिकल बैरियर है, ठीक है ना, या स्ट्रक्चरल बैरियर है, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती हैं, जिसका काम है कि बॉडी किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं स्किन, पूरी बॉडी की स्किन है, इंटाइट स्किन, और स्किन के साथ ये स्किन के कुछ जो कैनल्स होते हैं, जो आपके ट्यूब्स हैं, रेस्पिरेटरी कैनल्स हो गए, ट्रैक्ट हो गए, जितने भी बॉडी में ट्रैक्ट हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और यूरिनरी जेनिटल ट्रैक है। तो उसकी जो लाइनिंग होती है ना, अंदर से लाइनिंग, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो वो भी आपको एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या एनाटॉमिकल बैरियर के तौर पर काम आती है, ठीक है। स्किन हम पढ़ेंगे, क्या है एनाटॉमिकल बैरियर में, पहले स्किन है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि इंटैक्ट स्किन जो है वो किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है एंट्री नहीं होने देता, ठीक है। अगर कटी हुई स्किन होगी तो वो वहाँ से माइक्रोऑर्गेनिज्म इन हो जाएगा, इंटैक्ट स्किन होगी तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से नहीं होगा, ठीक है ना। स्किन अगर आपने पढ़ा होगा कि 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर, डर्मिस नीचे वाली लेयर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि एपिडर्मिस से ऊपर वाली लेयर होती है, बीच में डर्मिस होती है, और सबक्यूटेनियस लेयर होती है नीचे वाली। तो यहाँ पर हेयर्स होते हैं, ये जो ना केराटिनॉइड सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, ऊपर वाली लेयर्स जो होती है, ठीक है। तो ये पूरी इंटेट स्किन है जो आपको किसी भी बॉडी के अंदर इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से डिवाइड करती है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स बाहर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है वो बॉडी के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्किन की वजह से वो मतलब नहीं आते हैं। तो इंटेट स्किन जो है लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन है। आपने देखा है कि पूरी बॉडी हमारी जो कवर है स्किन से, तो इंटेट स्किन आपकी डिफेंसिव ऑर्गन का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है ना। तो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें ऑर्गन भी है, आपने देखा कि स्किन के ऑर्गन है जो आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है।
और दूसरा है हार्ड, ये जो स्किन है वो हार्ड केराटिन लेयर से बना हुआ है जो वाटरप्रूफ होता है, वाटर भी अंदर नहीं जाता, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से जितने भी आपके ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग होती है किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जीआईटी ट्रैक की, यूरोजेनेटल ट्रैक की, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई बाल, कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा आपने यहाँ पर देखा कि ये कंजंक्टिवा आई की जो बाहर जो लेयर होती है, बाहरी जो आपको परत नज़र आती है वो कंजंक्टिवा है, ठीक है, आई की, आई बॉल की। तो वो भी कंजंक्टिवा जो लेयर है वो भी क्या होती है, आँखों को बचाती है किसी भी माइक्रोज़म की, क्योंकि वो माइक्रोज़म आँखों से अंदर ना जाए, ठीक है ना, वो लेयर बचाती है आपको। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, नज़ल म्यूकोज़ा, ओरल म्यूकोज़ा, एसोफेजियल म्यूकोज़ा, ब्रोंकाई म्यूकोज़ा, जितने भी आपकी लाइनिंग है बॉडी के अंदर, ये देखें, ये यहाँ से ये सेक्शन कट किया गया है और जूम किया गया है, देख रहे हैं आप, ये बाहर वाला सेक्शन है, ये पूरा अंदर जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है काट के जो दिखाया गया है, ये सेक्शन एक्चुअली किस सेल का बना हुआ है, म्यूकोज़ा या म्यूकस मेम्ब्रेन सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली म्यूकोज़ा कहें या म्यूकस मेम्ब्रेन कहें, एक्चुअली ये है ही एपिथेलियल सेल, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो म्यूकोज़ा या म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं, अंडरलाइन होते हैं, अंडरलाइन टू कनेक्टिव टिश्यूज़, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ होते हैं, उसके नीचे होते हैं। और म्यूकस क्या है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है एक आपने देखा कि जितनी भी आपकी ट्रैक्ट हैं उसके इनर लाइनिंग कौन बना रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है म्यूकस सीक्रेट करना। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज विस्कस फ्लूइड है जो सीक्रेट होता है ये एपिथेलियल सेल से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सेल हैं एपिथेलियल सेल्स, उसके सेल क्या करते हैं, एक विस्कस फ्लूइड बनाते हैं जिसे हम म्यूकस कहते हैं। इसका काम है किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को एंट्रैप करना, मतलब कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना, वो मिक्स हो जाएंगे और माइक्रोऑर्गेनिज्म आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो है ना ब्रेस्ट में, लंग्स में ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ब्रोंकाई म्यूकोज़ा जो म्यूकस सीक्रेट करता है, और ये म्यूकस जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके लंग्स में हैं वो म्यूकस से मिक्स होकर, वो म्यूकस इंट्रैप कर माइक्रोऑर्गेनिज्म को आपके नोजल के थ्रू, आपके ओरल के थ्रू बाहर आप जो फ्लूइड आप अंदर से जो लंग्स से जो फ्लूइड आता है म्यूकस, उससे वो चीज़ें बाहर आती है, ठीक है, वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम केमिकल बैरियर भी कहेंगे या फंक्शनल बैरियर भी कहेंगे, जो आपने पढ़ा। एक्चुअली ये जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रेशन होती है कि वो क्या क्या सीक्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ा, क्या सीक्रेट कर रहा है, म्यूकस। तो स्किन भी पढ़ेंगे, स्किन क्या सीक्रेट कर रहा है, कौन सी चीज़ें केमिकली स्किन जो है ना सीक्रेट कर रही है, सिक्रेशन होती है स्किन से, और ग्लैंड कौन सी सिक्रेशन कर रहा है। तो ये सारी आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर में आती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर स्किन, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर आप पढ़ रहे हैं, केमिकल बैरियर है एक्चुअली। तो पहले हम पढ़ेंगे स्किन कौन सी चीज़ सीक्रेट करती है। स्किन दो किस्म की सिक्रेशन करती है, एक तो स्वीट है, आपने देखा है कि आपके जो ना स्किन में सिंधी में बोलते हैं हम पगर, पसीना उर्दू में भी, ये जो स्वीट है उसे हम कहेंगे सुडोरीफेरस ग्लैंड, ये सीक्रेट करता है स्वीट। और ऑयल है वो सेबेशियस ग्लैंड। आपने देखा होगा कि ऑयली स्किन हो जाती है ना, तो आपकी स्किन जो है ना स्वीट के साथ, पगर के साथ, यहाँ पसीने के साथ ऑयल भी सीक्रेट करती है, जो सेबेशियस ग्लैंड से बनता है। दो किस्म की ग्लैंड्स हैं, दो किस्म के ग्लैंड्स आपकी स्किन में पाए जाते हैं, स्वीट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड और सुडोरीफेरस ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वीट व्हिच कीप्स स्किन पीएच एसिडिक, क्योंकि जो आपकी स्किन की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। एसिडिक पीएच जो है ना वो मिनिमाइज़ करती है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। आपकी हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, जो मिनिमाइज़ करती हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया को, और वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और बॉडी के अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और ऑयल भी है, ऑयल जो है सेबेशियस ग्लैंड से जो बनता है, जिससे ऑयल को हम सीबम कहेंगे, वो भी आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है और स्किन की पीएच को लो करता है, क्योंकि और जो सीबम में लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड और कुछ ऐसी चीज़ें जो एसिड्स होती हैं जो पीएच को मिनिमाइज़ करती है, मेंटेन रखती हैं कहाँ पर, 3 से 5, पीएच 3 से 5 तक होती है, 3 से लेकर 5 तक पीएच, बिटवीन द 3 to 5, इस बीच में जो पीएच होती है, इस वजह से स्किन की पीएच एसिडिक हो जाती है, और वो एसिडिक पीएच हेल्प करती है किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। ये पीएच जो ना इनहिबिट करती है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पीएच पे ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो स्किन देखें, एक तो आपको एनाटॉमिकल बैरियर तो काम आ रही है, ठीक है, हार्ड केराटिन से बनी हुई है, तो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती।
इसके साथ साथ भी कुछ ऐसी सिक्रेशन भी हैं जैसे स्वीट और ऑयल हो गए, वो भी जो ना, इसका भी काम है, इसकी भी सिक्रेशन का काम है कि वो आपके स्किन के pH को लो करता है, मिनिमाइज़ करता है, एसिडिक रखता है कि कोई भी बैक्टीरिया कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो पाए। फिजियोलॉजिकल वेरिएंट में आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा सलाइवा आपका जो माउथ में जो वाटरी आप भर जाता है, माउथ में जो वाटर होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। और टीयर्स, आप आंखों से जो फ्लूइड बहता है टीयर्स, जिसे हम लेक्रिमल फ्लूइड कहते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है, और म्यूकस सीक्रेशन जो म्यूकस में, इन सारों चीज़ों में मतलब सलाइवा में, टीयर्स में और म्यूकस में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का देखें, लाइसोजाइम एक केमिकल एंजाइम है ना, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम है कि केमिकली आपको वेरी डिफेंस देना, ठीक है ना। तो जितने भी फ्लूइड है, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, इवन ब्रेस्ट मिल्क हो गया और सीमन हो गया, सारों में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम एक्चुअली आपके जो ग्राम पॉजिटिव सेल है, उस सेल वॉल है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। लाइसोजाइम स्पेशली टारगेट करता है ग्लाइकोसाइडिक बांड को, जो दो किस्म की शुगर है NM NAG, उसकी जो उसके बीच में जो बीटा 1,4 लेके ग्लाइकोसाइडिक बांड होता है उसे ब्रेक करता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम आपके सलाइवा में, आपके म्यूकस में, आपके टीयर्स में, आपके जो सेमिनल फ्लूइड में, सारों में होता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, एक एंजाइम है। तो एक्चुअली जो लाइसोजाइम है ये एंजाइम है, सही है। अच्छा, इसके बारे में मैं बता रहा था, लेकिन चलें लेक्टोफेरन तक आते हैं। तो लेक्टोफेरन क्या है, लेक्टोफेरन भी एक आपके सलेवा, म्यूकस मेम्ब्रेन और मिल्क में पाया जाता है, जिसका काम होता है कि आयरन को बाइंड कर देना। ये लेक्टोफेरन क्या करेगा, म्यूकस और मिल्क के सलाइवा में आयरन होगा, उसे बाइंड हो जाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आयरन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया, अगर आपने बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पढ़ी होगी तो उसमें मैंने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, जो स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस एलिमेंट आपने पढ़े होंगे, जो स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरिया को चाहिए फॉर द ग्रोथ। तो उसमें आयरन भी एक है। तो आयरन एक्चुअली काम आता है डिवीज़न में, आयरन उसकी जो ना डिवीज़न कराता है, डिवीज़न में हेल्प कराता है, या उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट। तो आयरन अगर प्रेजेंट होगा तो अच्छी ग्रोथ हो पाएगी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की, अगर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके कुछ सिक्रेशन जैसे सलाइवा, म्यूकस और मिल्क में, और इसमें लेक्टोफेरन होता है, जो क्या करता है, आयरन को बाइंड कर देता है, आयरन को फ्री फॉर्म में नहीं रखने देता, इस वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते, सही है।